इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन ऑस्ट्रेलिया 2019। तो यानी कि यहाँ पे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, कौन सी कंट्री की? ऑस्ट्रेलिया की। तो यहाँ पे अब देखो किस हिसाब से बता रखा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है। इसको आप जब भी आपको ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा, आपको एक वर्ड इसके साथ हमेशा याद रखना है कि ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं या क्या इनकी फंडामेंटल अप्रोच रहती है जब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ़ नॉट वाई नॉट। जैसे यूके में होती है कंप्लाई और एक्सप्लेन, ऐसी ऑस्ट्रेलिया में होती है इफ नॉट वाई नॉट। अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो ये इनकी अप्रोच रहती है। अब देखो यहाँ पे जो ASX है यानी कि ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल जो बनाई गई, जो कि कब हुई थी? अगस्त 2002 के अंदर हुई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहली बार ये इस टाइम पे ये कन्वीन हुई थी। ये जो काउंसिल थी ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल, कब हुई थी फर्स्ट टाइम? अगस्त 2022 के अंदर। जिसके थ्रू क्या किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? विच ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस बिजनेस शेयर होल्डर एंड इंडस्ट्री ग्रुप ईच ऑफरिंग वैल्यूएबल इनसाइट्स। तो अलग अलग इन्होंने जो बिजनेस ग्रुप्स थे, शेयर होल्डर्स थे, इंडस्ट्री ग्रुप से उनको एक साथ ले आई थी ये काउंसिल जो थी, और इनसे फिर वैल्यूएबल इनसाइट्स लिए थे एंड एक्सपर्टीज ऑन गवर्नेंस इश्यूज की क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं गवर्नेंस करने में, या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ किया था इन सब बिजनेस ऑनर्स को, शेयर होल्डर को, इंडस्ट्री ग्रुप्स के, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर पर्टिकुलर स्टेक होल्डर। कि भाई आपकी, जैसे आप अगर बिजनेस ऑनर हो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, क्या इश्यूज आ रहे हैं आपको शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से, इंडस्ट्री ग्रुप्स के पर्सपेक्टिव से, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से, कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या इंसाइट्स होते हैं, क्या एक्सपर्टीज है उनके रिगार्डिंग इस चीज़ के अंदर। तो उन सबको यूज़ किया गया था इस काउंसिल के द्वारा। तो बेसिकली ये जो काउंसिल था इसका मेन काम क्या था, प्राइमरी वर्क क्या था? डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन। की ये क्या करे? प्रिंसिपल्स और रिकमेंडेशन को डेवलप करे, किसकी? कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो ये इस काउंसिल का काम था, और ये फर्स्ट टाइम कब हुई थी? अगस्त 2002 के अंदर। फिर ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस जिसके लिए इनको बनाया गया था, जो इनका प्रिंसिपल वर्क था इस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन को बनाने का, तो इन्होंने ये सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस किए गए? 2003 के अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर। देन फिर विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती गई, 2007 के अंदर सेकेंड एडिशन आया इस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन का, 2014 में थर्ड आया। देन फिर 2017 में दोबारा से ये एग्री हुए कि अब अप्रोप्रिएट टाइम है कि हमें फोर्थ एडिशन बनाना चाहिए। तो फिर ये जो प्रिंसिपल्स और रिकमेंडेशन थे दोबारा से कब आए? 2020 के 1 जनवरी से, फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 2020 से फोर्थ एडिशन आ गए। तो ये 4 एडिशन एक तरीके से अभी तक आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन के। ये किसका काम था प्रिंसिपल एंड रिकमेंडेशन बनाना? ASX कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल का। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, अलग अलग बिजनेस ग्रुप्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इंडस्ट्री ग्रुप्स होते हैं, उनको मिला के उनके इनसाइट्स को यूज़ करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए? गवर्नेंस इश्यूज़ को देखने के लिए उनके पर्सपेक्टिव से। तो अब अभी तक हमारे पास कितने एडिशन आ चुके हैं? 4 एडिशन आ चुके हैं। These principles and recommendations set out recommended corporate governance practices for entities admitted to the ASX official list। तो ये किसके लिए principles and recommendation देते हैं? जो भी ऐसी entities हैं जो कि किसके अंदर admit हो चुकी हैं? ASX official list के अंदर, ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज की official list के अंदर, एज एन ASX लिस्टिंग रिगार्डलेस द लीगल फॉर्म दे टेक। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका लीगल फॉर्म क्या है उस एंटिटी का, वो किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं, लेकिन अगर उनकी लिस्टिंग हो रखी है तो उनको ये प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में एस्टेब्लिश हुए हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से बाहर कहीं पे एस्टेब्लिश हुए हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उनकी ASX के ऊपर लिस्टिंग है तो उनको ये प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन फॉलो करनी पड़ेंगी, वेदर दे आर इंटरनली और एक्सटर्नली मैनेज। अब चाहे उनको उस एंटिटी को इंटरनली मैनेज किया जा रहा है या एक्सटर्नली मैनेज किया जा रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस है ये मैंडेटरी नहीं है एंड डू नॉट सीक टू प्रिस्क्राइब द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस दैट आर लिस्टेड एंटिटी मस्ट अडॉप्ट। तो एक तरीके से एक आपको रिकमेंडेशंस दी गई हैं, तभी तो इसको रिकमेंडेशंस बोला जा रहा है। तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको ये फॉलो करनी चाहिए, लिस्टेड एंटिटीज को अडॉप्ट करनी चाहिए। द इफ नॉट वाई नॉट जो इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये काम करता है, तो ये जो अप्रोच है इफ नॉट वाई नॉट की, ये फंडामेंटल है टू द ऑपरेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन की। ये प्रिंसिपल्स अगर आप नहीं कर रहे तो बता दो क्यों नहीं कर रहे, अगर कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो आप रीजन बता दो उसका। तो यही चीज़ है कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको रीजन बताना है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो इन प्रिंसिपल्स या रिकमेंडेशंस को फॉलो।
This approach ensures that the market receives an appropriate level of information about the entity's governance arrangement. तो ये अप्रोच एक तरीके से मार्केट के अंदर जैसे इन्वेस्टर्स है या बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे देती है कि किस लेवल पे ये जो एंटिटी है वो गवर्नेंस कर रही है या इसके अरेंजमेंट्स कैसे हैं गवर्नेंस के, so that investors and other stakeholders can have meaningful dialogue with the board and management on governance matters and can factor the information provided into their decision on whether or not to invest in the entity and how to vote on particular resolution. तो इससे इन्वेस्टर्स को भी ये पता रहेगा कि क्या कब इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, किस तरीके से इंटरेक्शन करना है इस एंटिटी के साथ, और पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक के ऊपर ये वोट्स ले रहे हैं, जैसे अगर आप शेयर होल्डर के तौर पर वहाँ पे वोट करोगे और कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में इन्होंने कोई बताया है या कुछ नहीं बताया, तो उसमें आपको ये ध्यान रहेगा कि आपको किस तरीके से वोट करना है, तो उसके अंदर भी आपकी हेल्प होगी। तो ये बेसिकली ASX के जो प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन है इस तरीके की बात करते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल्स रिकमेंडेशन है ना, ये बेसिकली देखा जाए तो 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के अराउंड में घूमते हैं। 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को हमने ध्यान में रख के इन प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस को बना रखा है। और 35 स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं जो कि जनरल एप्लीकेशन के अंदर रहती हैं कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो हो पाएँ, और 3 एडिशनल रिकमेंडेशन दे रखी है जो कि सिर्फ सर्टेन लिमिटेड केसेस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो आपको ये 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, तो आपका जो ASX का कंसेप्ट है वो आपका क्लियर रहेगा, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपको इफ़ नॉट वाई नॉट 4 एडिशन आ चुके हैं, ये ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2020 को नया आया था, मतलब सबसे लेटेस्ट आया था। देन ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये मैंडेटरी नहीं होते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अडॉप्ट करने हैं। एंड उसके बाद अगर आप अडॉप्ट नहीं करते तो आपको इफ़ नॉट और वाई नॉट के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, जिससे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी फॉलो हो रही है, और वो अपने डिसीजंस ले पाएंगे वोटिंग के रिगार्डिंग और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद 8 प्रिंसिपल्स होते हैं, सेंट्रल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसके अराउंड में प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन जो है वो रिवॉल्व करती हैं या स्ट्रक्चर्ड हैं जिसके अराउंड में। तो 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ये 8 प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले ले सॉलिड फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट, यानी कि आपको क्या करना है कि सॉलिड फाउंडेशन ले करनी है किसके रिगार्डिंग, मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट के रिगार्डिंग। तो क्या बोल रहा है कि लिस्टेड एंट्री शुड क्लियरली डेलिनिएट द रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स बोर्ड एंड मैनेजमेंट, रेगुलरली रिव्यू देयर परफॉर्मेंस। तो सबसे पहली चीज़ की आपको इस तरीके से प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस बनाने हैं कि जो लिस्टेड एंटिटी है वो क्या करे, क्लियरली बताएगी जो बोर्ड है, जो मैनेजमेंट है, उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनकी परफॉर्मेंस को भी रेगुलरली रिव्यू करते रहेगी वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आपका ये है जो कि आपको गाइड करते हैं प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग। देन दूसरा आता है स्ट्रक्चर द बोर्ड टू बी इफेक्टिव एंड ऐड वैल्यू। आपको किस तरीके से बोर्ड को स्ट्रक्चर करना है कि वो इफेक्टिव रहे और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन भी हो। तो जो बोर्ड है लिस्टेड एंटिटी का शुड बी ऑफ एन एप्रोप्रिएट साइज, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 2 डायरेक्टर बिठा दिया, आपको एक एप्रोप्रिएट साइज का बोर्ड बनाना है। एंड कलेक्टिवली हैव द स्किल्स कमिटमेंट एंड नॉलेज ऑफ द एंटिटी एंड द इंडस्ट्री इन विच इट ऑपरेट्स टू एनेबल टू डिस्चार्ज ड्यूटी इफेक्टिवली एंड टू ऐड वैल्यू। और आपका जो बोर्ड है वो कलेक्टिवली इस तरीके का होना चाहिए कि आप एक तरीके से एक एप्रोप्रिएट या एक मिक्स बना सकते हो पूरे बोर्ड का, कि उसके अंदर जो स्किल्स इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में चाहिए वो भी प्रेजेंट हो बोर्ड के अंदर, जो कमिटमेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए कोई, तो सारी चीज़ें वो बोर्ड के अंदर प्रेजेंट हो, ताकि जो है वो लोग अपनी ड्यूटीज़ को इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सकें और साथ साथ वैल्यू एडिशन भी कर सकें। तीसरी चीज़ इंस्टिल अ कल्चर ऑफ एक्टिंग लॉफुली, एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको किस तरीके का कल्चर डेवलप करना है कि जो एंटिटी है वो कैसे रहे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉफुली एक्ट करे, लॉ से बाहर जाके ना करे, एथिकली करे और रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते रहे। तो पहली चीज़ क्या होगी, आपको सॉलिड फाउंडेशन लॉ करनी है कि आपका मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट जो है वो सॉलिड रहे। दूसरी चीज़ आपको अपने जो बोर्ड है उसको इफेक्टिव और ऐसा बनाना है कि वो वैल्यू ऐड करे। तीसरी चीज़ होगी आपको लॉफुल, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल कल्चर डेवलप करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। चौथी चीज़ सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स, की जो भी कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स दी जा रही है उनकी इंटीग्रिटी बनी रहे, उसको आपको सेफगार्ड करना है। तो यानी कि आपको क्या करना है कि एक एंटिटी जो है उसको उसके पास एप्रोप्रिएट प्रोसेस होना चाहिए कि वो वेरीफाई कर सके कि जो कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स दी जा रही हैं वो इंटीग्रिटी उनके अंदर है या नहीं है, वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए एक प्रोसेस डेवलप करना चाहिए कि सभी जितनी भी रिपोर्ट्स निकले वो वेरीफाई होकर निकले। देन मेक टाइमली एंड बैलेंस डिस्क्लोजर, कि आपको डिस्क्लोजर कैसा करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स तक पहुंचानी है वो कैसे हो, टाइमली हो और बैलेंस्ड हो, कि कितनी पहुंचानी है, कि कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए। देन उसके बाद
Respect the rights and security of security holders. A listed entity should provide its security holder with appropriate information and facility to allow them to exercise their right as security holders effectively. कि जो ऑर्गेनाइजेशन उसका काम क्या बनता है या एंटिटी का काम क्या बनता है कि वो अपने सिक्योरिटी होल्डर्स को एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दे ताकि वो अपने राइट्स को, जो उनके बीइंग अ सिक्योरिटी होल्डर जो उनके पास राइट्स हैं वो उनको एक्सरसाइज कर सके इफेक्टिवली। और सातवीं चीज़ होती है रिकॉग्नाइज एंड मैनेज रिस्क। तो एक लिस्टेड एंटिटी जो है उसको क्या करना चाहिए, एक साउंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसके बारे में आगे आपके बहुत बड़े टॉपिक्स आएंगे। एंड पीरियोडिकली रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द फ्रेमवर्क, और साथ ही साथ टाइम टाइम पे देखना चाहिए कि हाँ भाई ये जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया था, सिस्टम बनाया था, ये सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड रेम्यूनरेशन फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबल, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, जो आप पे कर रहे हो वो फेयरली होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबली होनी चाहिए। तो जो एक लिस्टेड एंटिटी है उसको अपने डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन कितनी देनी है, सफिशिएंट देनी है कि वो वहाँ पे एक तरीके से रिटेन रहे, हाई क्वालिटी डायरेक्टर्स जो है वो रिटेन रहे। एंड डिजाइन इट्स एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिव हाई क्वालिटी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, और अपने एग्जीक्यूटिव्स को भी आपको इस तरीके से पे करना है, रेम्यूनरेट करना है कि वो अट्रैक्ट रहें वहाँ पे, रिटेन रहें और मोटिवेट रहें कि वो हाई क्वालिटी अपनी मेंटेन करते रहें, और साथ ही साथ जितने भी सिक्योरिटी होल्डर्स हैं उनके साथ अपने इंटरेस्ट को अलाइन करते रहें। तो ये 8 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सेंट्रल प्रिंसिपल्स जिनको आप बोल सकते हो, जिसके अराउंड में AS6 के प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन रिवॉल्व करते हैं। तो आपने वही 4 बातें बतानी है पहले कि AS6 कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल है, उन्होंने अभी तक 4 ये बना ली हैं। और ये कैसे बनाते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि आपके बिजनेसेस हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, इंडस्ट्री ग्रुप्स हो गए, उनकी जो वैल्यूएबल इनसाइट्स और एक्सपर्टीज होती हैं उसको यूज़ करते हैं गवर्नेंस इश्यूज को जानने के लिए, एंड देन फिर ये अपने इसको डेवलप करते हैं प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस को। अभी तक हमारे पास 4 आ चुकी हैं, ये एक 2003 में आई थी, 7 में आई थी, 14 में आई थी, फिर 20 के अंदर आई, 1 जनवरी 2020 के अंदर 4th आई थी। देन ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स या रिकमेंडेशन होते हैं, बेसिकली ये लिमिटेड एंटिटीज़ के लिए होते हैं। अब ये जो लिमिटेड एंटिटीज़ हैं वो कोई भी हो सकती है, मतलब कि लिस्टेड होनी चाहिए, वो AS6 के ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए, और किसी भी तरीके की एंटिटी हो सकती है वो। और इसके बाद उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑस्ट्रेलिया में बनी हुई एंटिटी है, कि वो एस्टेब्लिश जो है ऑस्ट्रेलिया में हुई है या ऑस्ट्रेलिया से बाहर हुई है, चाहे वो इंटरनली मैनेज हो रही है चाहे एक्सटर्नली मैनेज हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये जो प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन है ये मैंडेटरी नहीं है, और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं कि भाई आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इस तरीके से फॉलो करनी है लिस्टेड एंटिटीज़ को। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो आपको बताना है कि आप क्यों फॉलो नहीं करते हैं, इफ़ नॉट वाई नॉट के प्रिंसिपल को फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क अपनी एंटिटी के अंदर फॉलो कर रहे हैं, और फिर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो डिसीजन लेने में उनको हेल्प होगी कि भाई मुझे वोट क्या करना है और मुझे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। इसके बाद 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स है जिनके अराउंड में जो हमारे AS6 के प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशंस होते हैं रिवॉल्व करते हैं। तो वो 8 सेंट्रल प्रिंसिपल्स की आपको याद कर लेने की ये हैं। तो आपका जो AS6 का ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2019 है, वो आपका टॉपिक जो वो कंप्लीट हो जाएगा अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स रिकमेंडेशन ऑस्ट्रेलिया 2019 किस हिसाब से है। इसके बाद हम किसका देखेंगे, सिंगापुर का देखेंगे 2018 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।